अब मैंने कहा यार कि हम लोगों को एडमिशन रिटायरमेंट डेथ अगर करने का है तो आपको पता होगा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में 5 ही इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने कहा यू हैव टू टेक ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, सबको एक साथ लेके क्या करना है, पढ़ना है। तो मैंने कहा अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट अपने पास है पीएसआर, किसका एडजस्टमेंट है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब भी कोई पार्टनरशिप में अमेंडमेंट होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कैसा होता है, लाइक के उन लोगों को एडमिट कर लिया किसी को, या किसी को रिटायर करवा दिया, या किसी की डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से एक तो ओल्ड रेशियो होता है जो गिवन नहीं होता तो 1:1 लिया जाता है, अदरवाइज तुम्हें न्यू रेशियो कैलकुलेट कर, ओल्ड रेशियो गिवन होता है या तो 1:1 मान लिया जाता है, उसको यूज करते हुए न्यू रेशियो निकालना होता है, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ना कंप्लीटली पूरा का पूरा पार्ट ऐसा है वेर इन यू नीड टू बी कंप्लीटली सिंसियर। मैं पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा इन 3 चैप्टर का, सो दैट आज घर जाके आप इनको खत्म कर सकते हो। आज का आज मेक इट अ टारगेट के तीनों चैप्टर आपके खत्म हो जाए। मैंने कहा पीएसआर आप निकालोगे, उसमें आपका क्या रेशियो होगा, न्यू रेशियो, और साथ में क्या होगा, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग। अब मैंने कहा अभी मैं इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा आज जो डिस्कस करने का टारगेट है वो है यहाँ पे 3rd और 4th जो पॉइंट होंगे, प्रोबेबली 3rd पॉइंट, जिसकी वजह से आगे सब किस तरह से सारा मूवमेंट होगा। मैंने कहा उसके बाद एक एडजस्टमेंट आता है गुडविल का। किसका एडजस्टमेंट आता है बेटा, गुडविल, कि बेसिकली गुडविल को आप कैसे ट्रीट करोगे, बिकॉज गुडविल का हमेशा फंडा सेम रहेगा कि जो भी पैसा देगा कौन, इसमें से हमेशा गेनिंग पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा। कौन से पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग। एंट्रीज डिपेंड करेगी कि वो रिटायरमेंट की है, डेथ की है, या फिर एडमिशन की। ठीक है, अगेन फिर 3rd पॉइंट एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन आपको पता ही है क्या होता है, अभी मैं डिटेल में और डिस्कस करूंगा। उसके बाद में अपने पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, क्या बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ये सब चीजों का भी डिटेल आती है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स होगा उसका क्या करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस होगा उसका क्या करोगे। यू ऑलरेडी नो, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी नया आया तो ओल्ड पार्टनर्स कौन हुए, मैंने कहा ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी छोड़ के चला गया, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए बी सी। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए भगवान को प्यारा हो गया, ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, ए बी सी। आई होप आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर्स एक टर्म है जो पुराने पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में आप क्वेश्चन देख के ओल्ड पार्टनर्स तो ढूंढ ही सकते हो। तो ये जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं। यस कि नो, ओके। अब मैंने कहा इसके बाद, मैंने कहा अब ऑब्वियसली इसके बाद एक एडजस्टमेंट आता है जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। जिसका नाम क्या है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट। इज दिस क्लियर टू यू कि कैपिटल को हमें कैसे एडजस्ट करने का है, वो हम कहां बताएंगे बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट में। डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, क्या हमें कोई दिक्कत है इसमें, ओके। अब सुनो, अब मैंने कहा लेट्स डू 1 by 1, ओके। अब मैं सबसे पहले कुछ रूल्स, ये जो मैं 17-18 एडजस्टमेंट जो आज तुम्हें डिस्कस करके फिर बाद में छोड़ेंगे, ये बेसिकली रूल बेस्ड है कि हमें जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का है। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन। हमें एक अकाउंट बनाने का है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर एंड में हमें एक चीज बनाने की है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा एक पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, एक पर्सनल। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, दिस इज माई विच अकाउंट, पर्सनल। सो अगेन ये बैलेंस शीट जो होती है वो मुझे 2 चीजें दिखाती है, एक तो मेरा एसेट और एक मेरा लायबिलिटी। तो एसेट्स और क्या दिखाती है, मेरी गज। मैंने कहा इस तरफ लायबिलिटीज आती हैं और इस तरफ क्या आता है, एसेट्स। यस कि नो गाइस, आ रहा है समझ में। मैंने कहा पर्सनल अकाउंट में भी इधर एक डेबिट साइड होती है और इधर कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। सी एक बात याद करना कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव, फर्म, और आई एम टॉकिंग फ्रॉम पार्टनर्स पर्सपेक्टिव, फर्म। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो फर्म के लिए या तो एसेट होगा या लायबिलिटी, क्योंकि पर्सनल अकाउंट एसेट भी हो सकते हैं और लायबिलिटी। मैंने कहा जब जब मेरी पार्टनर्स की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी मैं पार्टनर को क्या करूंगा, क्रेडिट। जब जब जिन चीजों की वजह से पार्टनर की तरफ मेरी लायबिलिटी कम होगी मैं क्या करूंगा बच्चों, डेबिट। इज दिस क्लियर टू अस, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल सेट है। अब जैसे एक बार एक एग्जांपल देते हैं, फर्म ने पार्टनर को 5,000 रुपए दिए, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर कम हुई कि बढ़ी, कम हुई कि बढ़ी, कम हुई।
तो क्यों कम हुई? क्योंकि पहले पार्टनर फॉर एग्जांपल 70,000 रुपीज मांगता था फर्म में, अब 5,000 दे दिए तो कितने मांगता है? 65। तो लाइबिलिटी कम हुई कि बढ़ी? कम हुई। इज दिस क्लियर टू यू? तो मैंने कहा कम हुई तो मैं पार्टनर्स कैपिटल को क्या करूंगा? डेबिट। एंड रूल क्या है? जो भी एसेट कम होगा उसको क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। कौन सा एसेट कम हुआ? कैश। तो एंट्री क्या हो गई? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ और एसेट साइड में से कैश क्या हो गया? कम हो गया। इज दिस क्लियर टू यू? क्या पार्टनर्स कैपिटल का लॉजिक समझ में आ गया? ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट रिवैल्यूएशन। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट बेटा? रिवैल्यूएशन। मैंने कहा रिवैल्यूएशन में अगेन डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड, but you have to understand that this revaluation account now it is nothing but it is nominal account here. Which account guys? Nominal. Nominal मतलब ये तुम्हारा एक अकाउंट है which represent your profit and loss, मतलब end result out of this account will be profit or loss. मैंने कहा जब जब प्रॉफिट होगा ये क्या होगा? क्रेडिट। जब जब मुझे लॉस होगा ये क्या होगा? डेबिट। फायदा क्या है मेरा? अगेन इन द जनरल सेंस फायदा क्या है? मेरा एसेट मुझे लग रहा था 10,000 का है, वो बढ़ के अब कितना हो गया? 15। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई मेरा फायदा है ना, बिकॉज इन फ्यूचर आई विल गेट 5,000 रुपीज का मोर बेनिफिट। दैट्स माय इनकम और दैट्स माय लॉस। इनकम आई विल क्रेडिट दिस अकाउंट और आई विल डेबिट क्रेडिट। मैंने कहा व्हेन आई विल डेबिट माय रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने कहा आई विल डेबिट माय रिवैल्यूएशन अकाउंट व्हेन आई विल हैव लॉस। व्हेन आई विल हैव व्हाट? तो मैंने कहा अगर मेरा लाइबिलिटी पहले टुवर्ड्स क्रेडिटर 25,000 था और अब बढ़ के कितना हो गया? 30,000, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? यस कि नो गाइस? आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये क्या हो गया मेरा? रिवैल्यूएशन। ओके, अब मैंने कुछ एडजस्टमेंट लिखे हैं। जब भी आपका एक 8 नंबर का मतलब ये एडजस्टमेंट, मेरा कहने का ये मतलब है ये एडजस्टमेंट आपने कर लिए ना तो लगभग आपका सारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो अपन ने क्या ड्राफ्ट किया है। हमने कहा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द बिलो मेंशन आइटम्स ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन। ऑन पार्टनर्स कैपिटल और ऑन बैलेंस शीट। तो तुम इन सबको पहले एनालाइज करो एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इनकी वजह से रिवैल्यूएशन में क्या फर्क पड़ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या फर्क पड़ रहा है और बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुस्कान पार्टनर, मुस्कान मतलब शी वाज द पार्टनर, ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹10,000। मैंने कहा फंडा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मुस्कान। अब अगेन मैंने क्या कहा, अकाउंटिंग हम मुस्कान की नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं बेटा? फर्म की। किसकी कर रहे हैं? फर्म की। तो मैंने कहा मुस्कान 10,000 रुपीज फर्म में लेके आई, सो यू टेल मी इन फर्म द बैलेंस ऑफ कैश विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? कैश का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। मैंने अभी क्या बताया? एसेट अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो मैंने कहा एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मुस्कान कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलना कितना? 10,000 और यहां पे भी 10,000। इसका मतलब इन दोनों का इफेक्ट कहां पड़ेगा? मैंने कहा ऑब्वियसली ये तो मुस्कान के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? अगेन आपको तीनों चीज आनी चाहिए बेटा। देखो बच्चे का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है? व्हाई इन सीबीएसई अ स्टूडेंट हु हैज स्टडीड फॉर द कंप्लीट ईयर माइट स्कोर लेस मार्क्स इज द रीजन ही माइट नॉट बी अवेयर अबाउट द जर्नल एंट्रीज। तो अपन इन 17 में जर्नल एंट्री भी सीखेंगे और उसका इफेक्ट भी सीखेंगे। इज दिस क्लियर टू यू कि अकाउंट में क्या इफेक्ट जाता है? क्योंकि बच्चा पूरी 12th में सिर्फ अकाउंट ही अकाउंट बनाना सीखता है तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में 8 मार्क का जर्नल एंट्री मारने को आ गया तो एटलीस्ट यू शुड हैव आइडिया। इज दिस क्लियर टू यू? तो जब भी पार्टनर कैपिटल लेके आता है फर्म में कैपिटल क्या होती है? पार्टनर की बढ़ती है। अगेन मुस्कान ने आज सर कैश का तो समझ में आ गया कि कैश एक एसेट है और जैसे ही मुस्कान 10,000 कैश लेके आई कैश का बैलेंस 10,000 बढ़ गया। बट हमारे को जो दिमाग में डाउट आ रहा है ना सर वो ये है कि अब मुस्कान का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों रहा है? मैंने कहा मुस्कान फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। मुस्कान ने 10,000 रुपए दिए फर्म को तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स मुस्कान हैज इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपन क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। कैश इज डेबिटेड बिकॉज कैश इज एसेट और एसेट बढ़ रहा है और मुस्कान एक लायबिलिटी है जो भी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसका मतलब अगर ये एंट्री मारने को नहीं आता तो इस अकाउंट में क्या करता मैं? इस अकाउंट में क्रेडिट साइड आता और मैं लिखता बाय कैश। क्या लिखता मैं? बाय कैश। अमाउंट बोलो 10,000। क्या लिखता बेटा मैं? अमाउंट 10,000। इज दिस क्लियर टू यू? अब मैं क्या करता? यहां पे कैश जो भी होता उसमें मैं 10,000 क्या करता? ऐड कर देता। क्या कर देता मैं? ऐड। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है अपने को ये? पक्का? ओके अब सुनो। अब मैंने कहा इसके बाद
फर्स्ट अपना क्लियर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वाला पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? सेकेंड वाला. वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 10%. क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%. ओके, अगर आप सेकंड और थर्ड को एनालाइज करोगे तो इसमें आपको सेकंड में एक वर्ड दिखेगा बाय और थर्ड में एक वर्ड दिखेगा टू. अगर आप देखोगे स्टॉक भी एक एसेट होता है. क्या होता है बेटा? स्टॉक भी एक एसेट. ठीक है. अब मैंने कहा ये प्लांट एंड मशीनरी जो दिया हुआ है नीचे वो भी क्या है? एक एसेट. तो अब क्वेश्चन में ये टू और बाय का क्या फर्क पड़ेगा? एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. मैंने कहा एक एसेट है जिसकी वैल्यू 10% से बढ़ गई. बाय मतलब क्या होता है? 10% से बढ़ गई. इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू 5000 थी सो 5000 से वैल्यू 10% बढ़ गई तो वैल्यू कितनी बढ़ गई? 500 रुपए. क्या बढ़ गई बेटा? 500 रुपए. अगेन अब मैंने कहा एसेट की वैल्यू नॉर्मली जैसे पिछले में कैश था, कैश की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो हमने कैश को वापस क्या किया? डेबिट. यहां किसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है? स्टॉक. स्टॉक भी क्या है मेरा? एसेट. तो मैंने कहा एंट्री आएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट. क्या एंट्री आएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट. अगेन सुनो पहले आराम से अपन जल्दी नहीं है अपने को. मैंने कहा स्टॉक 500 रुपए से वैल्यू बढ़ गई. अब मैंने कहा मैं क्रेडिट किसको करूंगा इसके सामने? मैंने कहा अभी हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट. जिसका क्या नाम था? रिवैल्यूएशन. मैंने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त यही कहा था कि ये अकाउंट क्रेडिट होगा जब जब हमें फायदा होगा और डेबिट होगा जब जब हमें. तो यहां पे फायदा है कि नुकसान? फायदा. फायदे में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. इज दिस क्लियर टू यू? एंट्री मारना भी आ गई. अब इफेक्ट भी देख लेते हैं अकाउंट्स में. मैंने कहा मेरे पास क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाऊंगा और यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? बाय स्टॉक. अमाउंट बोलना. क्या लिखूंगा? 500. ठीक है. इज दिस क्लियर टू यू? अब मैंने कहा हाथों हाथ मैं यहां पे एसेट साइड जाऊंगा और बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या लिखूंगा? 5500. इज दिस क्लियर टू यू? अगेन डबल इफेक्ट सुनो. मैंने कहा यहां मैंने रिवैल्यूएशन में 500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और मैंने यहां स्टॉक में कितना इंक्रीज किया? 500. तो सिर्फ अकाउंट बनाने को आए तो ऑलवेज रिमेंबर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे. एक रिवैल्यूएशन में आ गया, दूसरा कहां गया? बैलेंस शीट. इज दिस क्लियर टू यू गाइस? समझ में आ रहा है? इज देयर एनीवन हु इज गेटिंग स्टक? डू आस्क मी द प्रॉब्लम बट आई डोंट वांट बिकॉज दीज 17 odd adjustments which we gonna do will solve your entire problem with respect to the adjustment in retirement, एडमिशन एंड डेथ. इन तीनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. इज दिस क्लियर टू यू? आ रहा है अपने को समझ में? अब मैंने कहा नेक्स्ट, अब अपना थर्ड वाला एडजस्टमेंट. मैंने कहा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज टू 10,000. इसका मतलब अगेन बाय मतलब होता है से, मतलब वी हैव इंक्रीज बाय, मतलब वी हैव इंक्रीज फ्रॉम दिस टू, वी हैव इंक्रीज यहां से इतना बढ़ा दिया. तो हमने इसलिए यहां पे कहा था कि यहां से इतना कितना बढ़ा दिया? 10%. 10% कितना था? 500. अब यहां पे मैं कह रहा हूं 8000 मतलब 2, मतलब जो भी वैल्यू थी उससे बढ़ा के मैंने कितनी कर दी? 10. तो मैंने कहा उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 8000. तो 8000 की वैल्यू बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 10,000. इसका मतलब इंक्रीज इन वैल्यू कितनी आई बेटा? 2000. कितनी आई वैल्यू? 2000. इज दिस क्लियर टू यू? सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस देख लो. समझ में आ रहा है सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस? सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस निकालना आ रहा है. ओके. अब मैंने कहा ये क्या है? फायदा कि नुकसान? फायदा. अगेन एसेट की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है? एसेट की वैल्यू बढ़ रही है. तो इसका मतलब एसेट की वैल्यू जब भी बढ़ती है वो एसेट क्या होता है बेटा? डेबिट. तो मैंने कहा एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन. क्या आएगी बेटा? प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन. अमाउंट बोलो 2000 एंड 2000. इसका मतलब मशीनरी ऑलरेडी डेबिट बैलेंस था उसमें 8000 क्योंकि वैल्यू इन बुक्स लिखा हुआ है 8000. 2000 हमने बढ़ा दी तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा? अब 10,000. तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया? अब 10,000. कितना आ गया बेटा? 10,000. अगेन ये 2000 का क्या है मेरा? फायदा. रिवैल्यूएशन में क्या होगा? क्रेडिट होगा. क्या लिखूंगा मैं? बाय प्लांट एंड मशीनरी. कितना लिखूंगा अमाउंट? बोलो बेटा? 2000. कितना लिखूंगा बेटा मैं? 2000. क्लियर है बेटा फंडा ये? ओके. बेसिक्स अपने सॉर्ट होते जा रहे हैं, राइट? जैसे जैसे आगे जाएंगे अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स और आते जाएंगे. सो जस्ट वेट पेशेंटली सो दैट अपना एक बार बेसिक सेटअप हो जाए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं. देन वील गो ऑन टू द गुड एडजस्टमेंट. जैसे जैसे आप आगे जाओगे लेवल ऑफ एडजस्टमेंट बढ़ता जाएगा.
फोर्थ, क्रेडिटर्स रिटन बैक टू 25,000। अगेन क्रेडिटर्स को देवर रिटन बैक, मतलब उनको वापस कम रिकॉर्ड किया। अगेन वैल्यू इन बुक्स कितनी थी 25,000, कितनी वैल्यू को कितना कर दिया अपन ने 2। अब अगेन यही अगर लिखा हुआ होता बाय तो अलग होता ट्रीटमेंट, जो अपना फिफ्थ एडजस्टमेंट, बट अपन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। हमने उसको 225 लिया है, कहां से 25 लिया है 30 से, तो कितने का फायदा हुआ 5,000। सर ये तो कम हुआ, फायदा कैसे हुआ? अरे क्रेडिटर मेरी क्या है बेटा, लाइबिलिटी। सो मैंने कहा क्रेडिटर इज माय लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी जब भी कम होती है मेरे लिए क्या है, फायदा। अगेन लाइबिलिटी जैसे एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, वैसे ही अगर तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और कम होगी तो डेबिट। एंट्री बोलो, कौन सी लाइबिलिटी कम हुई, क्रेडिटर्स, तो क्या हो गया बेटा, डेबिट। 2 बोलो, रिवैल्यूएशन। अमाउंट बोलो बेटा, कितना? गाइज इज दिस क्लियर टू अस? समझ में आ रहा है? अगेन व्हाट विल बी द इंपैक्ट? मैंने कहा अगेन मैं यहां बैलेंस शीट में आऊंगा, जो भी क्रेडिटर की बैलेंस होगा 30 थी, कम होके कितनी हो गई अब 25। यहां वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करूंगा 25,000, कितनी रिकॉर्ड करूंगा 25,000। इज दिस क्लियर टू यू? अब मैं ये फायदा कहां बुक करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आऊंगा, क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स, कितना? क्या आपने कोई एंट्री मारनी आ रही है? क्या आपने कोई वाला लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? नाउ वेजेस पेएबल, अगेन सबसे पहले वेजेस पेएबल इज योर एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, सो इट इज योर लाइबिलिटी। वर रिटन बैक बाय, अब यहां पे वर्ड क्या लिखा है, बाय, तो कितने से कम कर दिया हमने 16,000। तो मैंने कहा अगर वैल्यू थी 30,000 और मैंने कम कर दिया 16 से, तो मुझे कितने का फायदा हुआ, 16,000 का। आज की डेट में बुक्स में वैल्यू क्या होगी इसकी, ओके। तो मैंने कहा अब मैं आऊंगा यहां पे लिखूंगा वेजेस पेएबल, क्या लिखूंगा मैं, वेजेस पेएबल, कितना लिखूंगा वेजेस पेएबल, कितना लिखूंगा बेटा मैं, 14,000। इज दिस क्लियर टू अस? समझ में आ रहा है अपने को? अब मैंने कहा मेरा क्या है, फायदा कि नुकसान, फायदा। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा 16,000। क्या है बेटा 16,000। अब सुनो, अब मैंने कहा ये हो गया मेरा कौन सा वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट। लॉजिक समझ में आ गया, सॉरी फिफ्थ हो गया, क्लियर है? नाउ वैल्यू ऑफ डेटर्स इन बुक्स इज 95,000। प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑफ 5% ऑन डेटर्स। कितना क्रिएट करने का है, 5%। किस पे, डेटर्स पे, ओके। मैंने कहा जब भी प्रोविजन बनता है ना, तो कभी भी ना डेटर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बिकॉज किड्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। जब भी प्रोविजन बनता है कभी भी आपका डेटर अकाउंट क्या नहीं होता है बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। प्रोविजन बनते वक्त नॉर्मली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बट अभी हम लोग जितने भी लॉसेज या गेन है वो कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन। इसलिए यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन। अगेन सर रिवैल्यूएशन पर लॉजिक तो बताओ, आपने क्या कहा था, रिवैल्यूएशन तब डेबिट होगा जब नुकसान है, नुकसान ही तो है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 95,000 रुपीज में से 5% मेरे क्या होंगे, बैड डेट्स। तो 95,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% कितना आएगा, 47। डन, एंट्री आ गई 4750। सर अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रेजेंट करना भी बहुत आसान है। मैंने कहा मैं गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया, मैंने क्या लिखा बेटा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना 4750। मैं यहां पे डेटर्स लिखूंगा, कितने मेरे डेटर्स 95,000। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, पीबीडी, कितना 4750, कितना रहेगा 90,250। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? ओके, अब यहां तक अपना फर्स्ट हाफ क्लोज हो गया, जिसमें हमने एसेट देख लिया, लाइबिलिटी देख लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देख लिया, बाय देख लिया, टू देख लिया, बेसिक आइडिया लग गया एसेट कब डेबिट होता है, एसेट कब क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी कब डेबिट होती है, लाइबिलिटी कब क्रेडिट होती है। अब मैंने कहा व्हाट यू डू ऑफ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने कहा आज की डेट में, मैंने कहा फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम देयर वर टू पार्टनर्स ए एंड बी। मैंने कहा टोटल करोगे आप, इधर का कितना आएगा
2500, 7500 and it is 23,500. कितना है? 23,500. You deduct 4750 out of it, so you get how much profit here? Profit कितना बचता है? बोलो बेटा, कितना बेटा? 18,750. 18,750. अब ये प्रॉफिट किस किस में बटेगा बेटा? ए और बी. रेशो नहीं दिया हुआ, हम कैसे बांटेंगे? कितना आएगा? थैंक यू बेटा, थैंक यू. कितना है बेटा? 937. अब सुन, अब मैंने कहा अगर इस लास्ट एंट्री की, अगेन लास्ट एंट्री की अगर तुमसे कोई एंट्री पूछे कि एंट्री का क्या लॉजिक है, याद है लॉजिक दिया था मैंने. लॉजिक डिफाइन करना बहुत जरूरी है बेटा. वापस मैं आपको रिवीजन क्लास में वापस पढ़ा रहा हूं ये चीज. मैंने कहा आप लोगों को रिवैल्यूएशन आप डेबिट कर रहे हो एंट्री देख के ही पता पड़ रहा है, और आप क्रेडिट कर रहे हो ए को और बी को. किसको क्रेडिट कर रहे हो? ए को और आई मीन टू से ए इज कैपिटल अकाउंट एंड यू आर क्रेडिटिंग बी इज कैपिटल अकाउंट. नाउ द लॉजिक इज दैट, मैंने कहा जैसे ही मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आई गॉट प्रॉफिट इन माई रिवैल्यूएशन अकाउंट विच वॉज 18,750. What does that credit balance in revaluation account represent? Credit balance of 18,750. Sir, credit balance कहां से आया? अरे my credit side is greater than debit side, so it is which balance? Class 11 ledger. आ रहा समझ में? अब मैंने कहा ये जो 18,750 है ये मेरा प्रॉफिट है. प्रॉफिट इज पेएबल बाय द फर्म टू whom? ओनर्स. ओनर्स इन दिस केस आर द पार्टनर्स. सो मैंने कहा अगर ये क्रेडिट बैलेंस मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही रहने दूं, सो इट इज माय लायबिलिटी. इट इज माय व्हाट? मेरी लायबिलिटी है. किसकी तरफ? पार्टनर्स की तरफ. सो जब ये लायबिलिटी, जब मैं ए और बी में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो लायबिलिटी इन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. क्योंकि मैंने कहा प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा ये प्रॉफिट पेएबल था, सो देयरफॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस था वो मेरी लायबिलिटी बन गई. बट व्हेन आई एम पेइंग, व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग दिस प्रॉफिट टू द कैपिटल अकाउंट, आई एम एक्चुअली डिक्रीजिंग माय लायबिलिटी इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसलिए लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट. क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? एक लायबिलिटी. उसमें बैलेंस कम होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट. और क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? हम पार्टनर्स कैपिटल. क्यों? क्योंकि इन पार्टनर्स कैपिटल माय लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर इज इंक्रीजिंग. आ रहा है अपने को समझ में? कोई डिफिकल्टी है बेटा इसमें अपने को? पक्का आ गया क्या समझ में? श्योर? यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को? ओके बेटा, ये वाली शीट अगर इन केस यू वांट फॉर फर्दर रेफरेंस, तो आई मेल यू और आई व्हाट्सएप यू, व्हाटएवर द केस में बी. इज दिस क्लियर टू यू? आ गया समझ में? चलो बेटा, ये वाला क्लियर है? 2 मिनट्स एक बार रिवाइज कर लो. सेकेंड शीट फिर स्टार्ट करते हैं फिर अपन. ठीक है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा है ना बेटा साथ साथ. Okay guys, let's start now. I was saying that we have now next question. Bad debts of rupees 5,000. Bad debts of how much guys? 5,000. Value of debtor is 95,000 and PBD is how much beta? 3,000. Try to understand one thing. Bad debts जितने भी होते हैं, ठीक है,
उनमें से जो ऑलरेडी पीबीटी क्रिएटेड है उसको माइनस होने के बाद जो बचता है वही मेरा एक्चुअल लॉस है। सर ऐसा क्यों? ये जो पीबीटी है ये ऑलरेडी नुकसान बुक कर दिया था ये सोचते हुए कि मुझे फ्यूचर में नुकसान होगा, तो ये नुकसान 3000 का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जब रियलिटी में मुझे पता पड़ा कि मेरा एक्चुअल बैड डेट्स हुआ 5000, तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 5000 का 5000 नुकसान बुक करूंगा, क्योंकि 5000 में 3000 तो पहले ही मैं एक्सपेक्ट करते हुए नुकसान बुक कर चुका हूं। तो मैं अब कितना नुकसान बुक करूंगा? 2000। कितना बुक करूंगा? 2000। इज दिस क्लियर टू यू? बट इसकी एंट्री थोड़ी सी ट्रिकी है। एंट्री आई एम गिविंग इट टू यू, इट इज बैड डेट्स टू डेटर्स कितना? 5000। सर आपने तो कहा 2000 ही आएगा। अरे बैड डेट्स तो 5000 ही आएगा। बैड डेट्स कितना आएगा? 5000। बट ये बैड डेट्स ना पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये आधा तो पीबीडी के साथ में सेट ऑफ हो जाएगा और बचा हुआ कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। इसका मतलब मैंने कहा यार मेरा बैड डेट्स था कितना इन टोटल? कितना था मेरा बैड डेट्स? 5। तो मैंने कहा यहां तो पूरा क्रेडिट होगा 5, बट रिवैल्यूएशन कितना डेबिट होगा? 2000। और रिमेनिंग 3 किससे सेट ऑफ हो जाएगा? तो मैं जो कह रहा था एक्चुअल नुकसान कितना बुक होगा? 2। तो रिवैल्यूएशन में नुकसान कितना बुक हुआ? 2। आप इसकी चाहो तो कंबाइन एंट्री भी मार सकते हो कि बैड डेट्स हटा दो, आप एंट्री मारो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3000, टू डेटर्स 5000। You can do that, there is no problem. Is this clear to you guys? इसका मुझे इफेक्ट बताने का तो जरूरत नहीं है ना। डेटर्स कितने से कम हो जाएगा? 5000 से। कितने से डेटर्स कम हो जाएगा? 5000। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। हाँ, नई बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएंगे क्योंकि उनका जो क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट हो गया। आप कितने से? 3000। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। आउट ऑफ द क्रेडिटर, क्या बोला बेटा मैंने? आउट ऑफ द क्रेडिटर सम ऑफ रुपीज 15,000 वॉज ड्यू टू निधि। Was due to whom beta? Nidhi. Which is transferred to her capital account. Which is transferred to her capital. Again, मैंने कहा मेरे में 15,000 रुपए कौन मांगती थी? निधि। अब हमने वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? उसके कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जो लाइबिलिटी पहले क्रेडिटर नाम से दिखती थी अब वो दिखेगी क्या? नहीं। तो जो लाइबिलिटी क्रेडिटर में से माइनस हो रही है तो लाइबिलिटी कौन सी डेबिट करोगे आप? क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। कितने से? 15,000। और आप नई लाइबिलिटी कौन सी लिखोगे? निधिस। क्योंकि अब लाइबिलिटी टुवर्ड्स निधिस कैपिटल हैज इंक्रीज बाय हाउ मच? 15,000। इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम लाइबिलिटी टू कैपिटल। इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी का बैलेंस चेंज नहीं होगा। बट यस, अगर मैं बोलूं कि पार्टनर्स कैपिटल अगर अकाउंट मेरे पास होता तो मैं इसमें निधि के अकाउंट में क्या लिखता बेटा? बाय क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता क्या बेटा? बाय क्रेडिटर्स। हाँ, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा होता, क्या बना रहा होता बेटा मैं? बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में मैं क्रेडिटर का बैलेंस कितने से कम कर देता बेटा? 15,000। कितने से कम कर देता? 15। सो आई डिक्रीज माई क्रेडिटर्स बैलेंस बाय हाउ मच गाइज? 15,000। कितने से कम कर दूंगा मैं? 15,000। मैंने कहा इसके बाद क्या है? मैंने कहा इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द 9th वाला पार्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। यहां तक क्लियर है बेटा अपने को? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज 3000। क्या बोला बेटा मैंने? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ रुपीज 3000 कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कहां कैरी फॉरवर्ड करा आपने? नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना इस वाले क्वेश्चन में, तो यहां पे आपको एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। जबकि लॉजिकली क्या होना चाहिए? अगर 3,000 रुपए का बेनिफिट मुझे अगर अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है तो वो मेरी बुक्स में एसेट होना चाहिए ना। अरे जिसका फायदा मुझे अगले साल मिलेगा वो तो मेरी बुक्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए? एसेट। तो इसका मतलब क्या किया मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को ऑलरेडी क्या बुक कर दिया है? मेरा नुकसान। क्या बुक कर दिया है? मेरा नुकसान। तो अब मैं इस एंट्री को करने के लिए मैं अगर मेरे नुकसान को कम करूंगा तो अल्टीमेटली इट्स अ बेनिफिट फॉर मी ना। अरे मेरा नुकसान बुक हो चुका है, अब मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं तो मुझे अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी? इनकम। और जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, इजी वाली लैंग्वेज में समझाओ ना। इजी वाली लैंग्वेज सुनो। मेरे पास पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एसेट कितना था? 0। बट अब मैं नई बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा? 3,000। तो एक एसेट था जिसकी वैल्यू 0 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 3,000। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज माय इनकम। तो
तो मैंने कहा यार रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट, और जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कितना बेटा, 3000, कितना बेटा 3000। गाइस क्लियर है क्या फंडा, कोई डिफिकल्टी है अपने को इसमें, पक्का आ गया अच्छे से, ओके। समझाने की जरूरत है, कहाँ जाएगा, नहीं अभी तो बता दिया। नई बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट कितना दिखेगा, 3000, कितना दिखेगा 3000, यस। और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे बेटा, टू साइड लिखोगे। कहाँ लिखोगे बेटा रिवैल्यूएशन में, टू साइड, मतलब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आप लोग तो आप इसमें लिखोगे बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या लिखोगे बेटा, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हाउ मच यू गोना राइट, 3000। इज दिस क्लियर टू यू गाइस, समझ में आ गया अपने को 9th वाला पॉइंट, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ 10th। लेट्स स्टार्ट विथ 10th। expenses included in the P&L account included a sum of 1500। क्या बोला बेटा मैंने, जो भी मैंने मेरे खर्चे बुक किए थे उसमें मैंने 1500 का अमाउंट ऐसा है जो मैंने फर्म के लिए पे नहीं किया। आई हैव पेड फॉर सलोनी। हु इज सलोनी, पार्टनर। तो हमने कहा सलोनी, क्लासमेट नहीं बेटा, पार्टनर। क्या है बेटा, पार्टनर। अब मैंने कहा ये जो 1500 रुपए हैं जो अपन ने किस चीज के लिए दिए बेटा, एक्सपेंसेस के तौर पे। मतलब मैंने अपनी बुक्स में एक खर्चा बुक किया, बट वो खर्चा अपनी फर्म का नहीं था, वो किसका था, सलोनी का, मतलब एक पार्टनर का। तो टेल मी वन थिंग, मैंने अपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए, अरे हाँ कि ना, ओके। अब अगेन तुम इस तरह से समझोगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मैं और इजी तरह से बताता हूं। मैंने कहा मुझे 1500 रुपए लॉजिकली मैंने किसके लिए दिए, सलोनी के लिए। तो तुम्हें नहीं लगता ये पैसे हम सलोनी से लेंगे, या आई कैन से वन थिंग, मैंने सलोनी के लिए दे दिए तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड सलोनी क्या हो जाएगी, कम। सो सलोनी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलो बेटा, टू रिवैल्यूएशन। सर ये टू रिवैल्यूएशन कैसे हो गया, अब सुनो सुनो ध्यान से। मैंने कहा फॉर एग्जांपल सलोनी पार्टनर थी, सलोनी का पार्टनर्स कैपिटल जब अकाउंट अपन लोगों ने बनाया तो सलोनी फॉर एग्जांपल हमें 70,000 रुपीज मांगती थी। कितने मांगती थी, 70,000। तो मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल में यहां सलोनी का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था अपने पास 70,000। कितना पड़ा था बेटा, 70,000। अब मैंने कहा सलोनी ने मुझसे 1500 रुपए ले लिए, मतलब फर्म से किसी भी काम के लिए, या मैंने सलोनी की तरफ से 1500 दे दिए, तो मेरी लायबिलिटी सलोनी की तरफ कम होगी कि बढ़ेगी, कम होगी। तो मैंने कहा मैं यहां पे लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन। कितना लिखूंगा, 1500। अगेन अब सुनो, इसकी वजह से मेरी लायबिलिटी कम होगी, कितनी हो गई, 68,500। अगेन रिवैल्यूएशन का रूल क्या था, अगर मेरी लायबिलिटी कम होती है तो मेरे लिए फायदा कि नुकसान, फायदा। इसलिए मेरी 1500 रुपए से लायबिलिटी कम हो रही है तो मैंने रिवैल्यूएशन में क्या कर दिया, क्रेडिट। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके मैं क्या लिखूंगा, बाय सलोनीज कैपिटल। क्या लिखूंगा, सलोनीज कैपिटल। अमाउंट बोलो 1500। यस के नो गाइस, आ रहा है क्या अपने को समझ में, क्लियर है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गाइस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो आपके 90-80% इसी में से एडजस्टमेंट आने हैं सीधे के सीधे, और जो रिमेनिंग है वो भी अपन कर लेंगे, बट इन एडजस्टमेंट को 17 को बहुत अच्छे से करना है। अब देखो बेटा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 12th से 11th से रिलेटेड हो जाता है तो थोड़ा सा अपन लोग इसमें अटक जाते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ बेटा बोल। ओके बेटा इसका क्वेश्चन है, अगर पीएनएल अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में गिवन है, कहां गिवन है बेटा पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट में, तो हम ये जो भी नुकसान या गेन हो रहे हैं, रादर देन यूजिंग रिवैल्यूएशन कैन वी डिडक्ट और ऐड डायरेक्टली इन पीएनएल? सो आंसर इज नो। द रीजन इज यू आर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उस टाइम आप क्या करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हो, पार्टनरशिप का चेंज करते हो। तो यू नो जब कल को फ्यूचर में जाके आपको ये देखना हो कि एडमिट करते वक्त पार्टनर को हमने एसेट्स को क्या रिवैल्यू किया था, क्या नहीं किया था, तो अगर उसके लिए एक सेपरेटली रिकॉर्डेड अकाउंट होगा रिवैल्यूएशन नाम का, तो आप देख लोगे यार एडमिशन के टाइम हमने ये रिवैल्यूएशन या रिटायरमेंट या डेथ के टाइम ये रिवैल्यूएशन किए थे। बिकॉज पीएनएल अकाउंट में तो और भी XYZ चीजें होंगी जो शायद रिकॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिवैल्यू नहीं हुई होगी। तो इन ऑर्डर टू हैव अ सेपरेट डेटा सो दैट इन केस ऑफ फ्यूचर नीड यू कैन एक्सेस टू दैट डेटा, इसलिए आप क्या करते हो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। इसलिए उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम जितने भी रिवैल्यूएशन होते हैं, चाहे एसेट बढ़ना, चाहे एसेट घटना, चाहे लायबिलिटी बढ़ना या घटना, उस समय उन सब ट्रांजैक्शन को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, सो दैट फ्यूचर में कभी भी तुम्हें रेफर करना हो
कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हमने क्या क्या चेंजेस किए थे, तो आप सीधा इस अकाउंट में आ जाओ। अदरवाइज इतने बड़े पीएनएल अकाउंट में से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये चीजें ढूंढनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर टू यू? यस बेटा। हाँ हाँ हाँ, सी हर क्वेश्चन इज दैट जो पीएनएल में अकाउंट में पैसा पड़ा है वो तो या तो प्रॉफिट या लॉस बताएगा डिपेंडिंग अपॉन क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। यस एब्सोल्युटली यस। His question was different. His question was that do we adjust the profit or gain from that P&L balance? His question was that हम रिवैल्यूएशन की जगह P&L यूज कर सकते हैं क्या? तो I answered no. हाँ, जो प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में पड़ा है वो तो डायरेक्टली आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। ठीक है सर ना, आ गया क्या? हाँ अब देखो, अब बिल ऑफ एक्सचेंज, अब ध्यान से सुनना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 6000, ऑफ रुपीज हाउ मच बेटा? 6000, which was previously discounted with the bank, yatha which was previously discounted with the bank, dishonored and no entry is recorded in the books, and no entry is recorded in the books. See, सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है कि डिसऑनर वाला केस होता क्या है। See, सीधी सी बात है, I am saying there are three different person, A, B and C. B is the bank in our case, B is the bank. So A ने सी पे एक बिल रेज किया जिसको सी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ए के लिए वो बी आर है और बी के सी के लिए वो क्या है? बिल्स पेबल। ओके, अब इस बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल में मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में फॉर एग्जांपल 3 महीने का टाइम पीरियड है। कितने महीने का टाइम पीरियड है? 3 महीने। अब मैंने कहा आज, बट ए को पैसे आज ही चाहिए, बट सी ने कहा मैं तो आज नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बिल एक्सेप्ट कर सकता हूं कि 3 महीने बाद पैसे दूं। तो ए क्या गया? ए बी के पास गया, बी इज द बैंक, और बैंक को बोले कि 3 महीने बाद मुझे सी पैसे देगा, तुम एक काम करो ना, तुम सी से ले लेना डायरेक्टली और तुम मुझे आज दे दो। तो बैंक बोलेगा हमें तो 3 महीने का नुकसान हो रहा है, तो ए बोलेगा हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, जिसको याद है 11th में पढ़ा था, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो ए को वो क्या होगा बेटा? बैंक आज पैसे दे देगा इंटरेस्ट काट के, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। ऑन द ड्यू डेट बी किससे पैसे लेगा? सी से। बट अगर सी पैसे देने से मना कर दे उस बिल के सामने, तो दैट इज नोन एज डिसऑनर। दैट इज नोन एज व्हाट? डिसऑनर। जब भी बिल डिसऑनर होगा, बी सी के सामने जाके रोना धोना नहीं करेगा। बी क्या बोलेगा? ए के पास जाएगा, बोलेगा हम तेरे को पैसा दिया था तो हमें वापस पैसा लौटा। इज दिस क्लियर टू यू? इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सी तुझे दे या ना दे। तो इसका मतलब अब ध्यान से पढ़ो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 6000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो पहले हमने डिस्काउंट करा लिया था। क्या करवा लिया था? डिस्काउंट। अब उसकी एंट्री क्या है? वो डिसऑनर हो गया, बट अभी तक कोई एंट्री नहीं मारी। तो इसका मतलब मैंने कहा डिस्कॉनर हो गया, तो अब बैंक किसके पास आएगा? अपने पास। तो इसका मतलब वो हमारे बैंक से पैसा काट लेगा जो भी बिल का अमाउंट था। बिल का अमाउंट कितना था? 6000। बिल का अमाउंट कितना था? 6000। टेल मी वन थिंग, ये पैसा हम ऐसे ही हमारा नुकसान बुक कर लेंगे कि ये पैसा हम किसी से लेंगे? किससे लेंगे? सी से। तो मैंने कहा एंट्री होगी सीज अकाउंट डेबिट कितना? 6000, क्योंकि सी मेरा क्या बन जाएगा? वापस डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? डेटर। अगेन तुम लोगों के ये एडजस्टमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर्ड होते हो कि हर एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन से लिंक करना, बट जरूरी नहीं है हर एडजस्टमेंट किससे लिंक हो बेटा? रिवैल्यूएशन। तो ऐसे केस में आप बहुत गलती कर सकते हो, इसलिए आप इस एडजस्टमेंट को भी बहुत अच्छे से करोगे, बिकॉज रिवैल्यूएशन का इसमें कोई टच ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके गाइज, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ईशा वन ऑफ द पार्टनर। यहाँ अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तुम लिख लो ₹1000। कितना लिख लोगे? ₹1000। मैंने कहा ईशा एक पार्टनर है और उसने क्या किया? किसका पैसा दे दिया बेटा? रिवैल्यूएशन का पैसा दे दिया। मतलब ऑब्वियसली रिवैल्यू कराते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी आके फ्री में कर देगा, जो भी वैल्यूअर आएगा वो पैसे तो लेगा। तो उस रिवैल्यूएशन कराने का 1000 रुपया खर्चा हुआ। ये खर्चा किसका था बेटा? फर्म का। तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के टाइम जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे कहाँ पे डेबिट होंगे? वो लॉसेस कहाँ जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे बेटा अपन? 1000। कितने से डेबिट करेंगे? 1000। अब मैंने कहा 2, ये पैसा हम किसको देंगे फ्यूचर में? ईशा को। तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स ईशा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अगर तुम्हें सेकंड तरीके से भी करना है तो आप नॉर्मली ये सोचो, ईशा को जितने भी पैसे पहले देने थे अब हमें उससे कितने ज्यादा देने हैं? 1000। तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स ईशा कितने से बढ़ गई? 1000। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए हमने ईशा के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट। एंड ऑब्वियसली लायबिलिटी बढ़ी, मेरा क्या है? नुकसान। वो नुकसान कहां बुक होगा? रिवैल्यूएशन। आ रहा है क्या समझ में? तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके हम क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन। और हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे?
क्या लिखेंगे, टू ईशा। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? यहां तक क्लियर है अपने को? बिल्कुल फंडा क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सारा का सारा? यस बेटा। ईशा अगर पार्टनर नहीं हुई तो यहाँ पे टू ईशा कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, ईशा। इज दिस क्लियर टू यू? फिर वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगी, डायरेक्ट लाइबिलिटी में आएगी। कहाँ आएगी बेटा, डायरेक्ट लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा। हाँ बेटा बोलना, किसकी जगह? हाँ अगेन मैंने एग्जाम्पल में गाइज इस वाले केस में तुम्हें सी नहीं दिया हुआ तो तुम इसकी जगह क्या लिखोगे, डेटर। वो तो मैंने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से तुम्हें बताया था। तुम एंट्री क्या मारोगे इसमें, डेटर्स टू बैंक। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? कोई कंफ्यूजन है इसमें अपने को? हितेश, थैंक यू हितेश। क्रेडिट गोज टू हितेश। हाँ जी आ जाओ। अब सुनो बेटा सुनो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा यार आप एक चीज ध्यान रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट है अपने पास, पार्टनर्स कैपिटल है अपने पास, ठीक है, और अपने पास क्या है बेटा, बैलेंस शीट। क्या है बेटा, बैलेंस शीट। अब हमने कहा कि इन पर्टिकुलर चीज को अगर हम देखें, मैंने कहा प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा, अगर बच्चे को यही नहीं पता कि ये एसेट है, लाइबिलिटी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉसेस, तो वैसे ही काम डिफिकल्ट हो गया। तो आपको ये सब चीजें देख के ये भी आइडिया लग जाएगा कि क्या एसेट होता है और क्या लाइबिलिटी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है ना बेटा, वो क्या है बेटा, अपनी लाइबिलिटी। मतलब इसको आप ये मत बोलना ये प्रॉफिट है क्योंकि फंड लग गया, नहीं, ईपीएफ इज योर लाइबिलिटी। कई बार इसकी जगह प्रोविडेंट फंड भी लिखा हुआ होता है, ये क्या है, लाइबिलिटी। क्वेश्चन लिखा है लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। इसका मतलब मेरे लिए फायदा कि नुकसान, नुकसान। यहां पे लिखोगे टू ईपीएफ हाउ मच, 10,000। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में जो भी ईपीएफ होगा कितने से बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा बच्चों, बोलो ना यार, 10,000 रुपए से। कितने से बेटा, 10,000। आप सुनो, अब मैंने कहा ये आ गया ना, क्लियर है ना? एंट्री बोलो यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ। कितना हो गया बेटा, 10,000। अब सुनो, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब सब पैसा दे देंगे। एंड देयरफॉर नो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब हमें प्रोविजन चाहिए ही नहीं किसके रिगार्डिंग, बैड डेट। अभी मैंने प्रोविजन कितने का बना रखा है, 4,000। इसका मतलब मैंने पहले ही एक 4,000 का नुकसान बुक कर रखा है, ये सोचते हुए कि मेरा नुकसान होगा। क्या मेरा वो नुकसान होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब अब अगेन वो जो प्रोविजन नाम से मेरी लाइबिलिटी खड़ी थी, सर अगेन सर प्रोविजन और लाइबिलिटी क्या फर्क होता है, अगेन वापस बता रहा हूं। मैंने कहा लाइबिलिटी व्हेन यू नो, व्हेन द अमाउंट इज नोन, मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली कितना होगा नुकसान उस वजह से, मुझे कितना पैसा देना है उसकी वजह से फ्यूचर में, दैट इज नोन, तो मैं कहता हूं लाइबिलिटी। बट मुझे एक्चुअली पता नहीं होता और मैं एक एस्टिमेट बनाता हूं, दिस इज नोन एज प्रोविजन। सो मैंने कहा ये 4,000 का एक एस्टिमेटेड अमाउंट था जो मुझे लगा नुकसान होगा, बट अब वो नुकसान होगा ही, तो ये लाइबिलिटी मेरी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे कोई प्रोविजन नहीं बनाना, क्योंकि मेरे सारे डेटर्स अच्छे हैं और सब पैसा दे देंगे। तो माई लाइबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है मैं क्या करता हूं, उसको डेबिट। तो प्रोविजन क्या होगा, डेबिट। कितने से, 4,000। अब मैंने कहा क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन। अगेन दो कॉन्सेप्ट हैं समझने का। पहला आप ये समझ सकते हो कि 4,000 का एक मेरा नुकसान था, वो अब नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान को रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बुक करना करेगा, तो रिवैल्यूएशन में कितना कर लिया, 4,000। बट इजी तरीका है इस पूरे चैप्टर में समझने का। मेरी लाइबिलिटी पहले थी 4,000, बट अब वो कम होकर कितनी हो जाएगी, 0। तो 4,000 का क्या हो गया, फायदा, और जो लाइबिलिटी कम हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। क्या कर देंगे बेटा हम उसको, डेबिट। ओके नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस पेएबल टू एम्प्लॉइज। क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस पेएबल टू द एम्प्लॉइज of the firm which is not included in the liabilities.
लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 being the outstanding wages payable to employees of the firm which is not included in the liabilities. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं कहूंगा ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. क्या है बेटा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. मतलब मेरे बुक्स में लाइबिलिटी की वैल्यू 0 है, बट जबकि ये अमाउंट मुझे क्या है? पेबल. तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? अब इंक्रीज होगी. तो मैं क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस. क्या लिखूंगा मैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस. कितना? और वो नुकसान कहां बुक होगा? क्योंकि लाइबिलिटी पहले 0 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 4,000. अगेन इफेक्ट बताने की जरूरत है क्या? अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग. कितना? 4,000. कितना लिखना पड़ेगा? 4,000. मैंने कहा उसके बाद मैंने कहा क्या होगा? रिवैल्यूएशन में नुकसान. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आ जाएगा? 4,000. इज दिस क्लियर टू यू गाइज? ओके. Last two guys. Rachel, one of the partner took over the investment of ₹25,000 for ₹20. See, normally एक बात बताओ, पार्टनर दूसरे पार्टनर को जब भी कुछ चीज बेचेंगे तो फ्री में दे देंगे कि मार्केट वैल्यू देखेंगे? मार्केट वैल्यू. तो मैंने कहा एक 25,000 की चीज 20,000 में दे दी, इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी होगी? 20. तो इसका मतलब एक इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक्स में वैल्यू 25 है जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 20. तो मैंने कहा इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने कहा नुकसान हो गया. एक तो कितने का नुकसान हो गया? 5,000 का. ठीक है. अब अगेन बट मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का जा रहा है? 25. सर ये क्या मतलब है? क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैंने कहा एक इन्वेस्टमेंट था 25,000 का, वो इन्वेस्टमेंट अब मेरे पास नहीं रहा क्योंकि दूसरा पार्टनर लेके चला गया. तो इन्वेस्टमेंट तो मेरी टोटल कितने से कम हो गई बेटा? 25,000 से. कितने से कम हो गई? बट उसके सामने मुझे रेचल जो पार्टनर है वो कितना देगी पैसा? 20,000. तो इसका मतलब 5,000 का क्या हुआ? मुझे नुकसान. वो नुकसान कहां गया मेरा? कहां गया मेरा? रिवैल्यूएशन. क्या प्रेजेंट करने की जरूरत है क्या? यस. इन्वेस्टमेंट यहां पे अब कितना रह जाएगा? 0. 25,000 था पहले, अब कितना रह जाएगा? 0. पार्टनर्स कैपिटल में मैं लिखूंगा 2. इन्वेस्टमेंट कितना? 20,000. अरे 25 क्यों लिखूंगा? यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 2. इन्वेस्टमेंट कितना? हाँ बेटा. ओके. हाँ बेटा, वेरी गुड. योर लैंग्वेज इज प्रीटी गुड. अ चार्ज ऑफ ₹1,500. क्या बेटा? चार्ज ऑफ ₹1,500 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन द P&L. कहां डेबिट हुआ? P&L. बट ₹1,100 विल एक्सपायर इन द नेक्स्ट ईयर. यार एक फंडा है. मैंने कहा साल चालू होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में. कब खत्म होता है? मार्च. ठीक है. अब सुनो, साल स्टार्ट होता है अप्रैल में, खत्म होता है मार्च में. बट अगर मेरे को एक्सपेंस बुक करने का है कुछ, तो मैं उसी का एक्सपेंस बुक करूंगा जिसका फायदा इसी साल एक्सपायर हो जाएगा. अगर कुछ अमाउंट मैंने पे किया और फायदा अगर एक्सपायर हो रहा है इसके बाद, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? एसेट. क्या कहलाएगा बेटा? एसेट. तो मैंने कहा मैंने 1,500 रुपए पे किए थे इंश्योरेंस के लिए, बट उसमें से मेरा एसेट कितने का है? 1,100. समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन में लिखा है मैंने तो पूरा का पूरा 1,500 किस में डेबिट कर दिया? P&L में. इसका मतलब, कहने का मतलब, वापस एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वाला कराया था ना, डिट्टो है ये. मैंने कहा मेरी बुक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस दिखना चाहिए था 1,100, बट आज दिख कितना रहा है? 0. क्योंकि मैंने सारा का सारा कहां डेबिट कर दिया? P&L. तो मैंने कहा एसेट जो 0 था बढ़ के कितना हो जाएगा? 1,100. तो जो एसेट बढ़ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से, उसको क्या करो बेटा आप लोग? डेबिट. उसको क्या करोगे आप लोग? डेबिट. क्रेडिट किसको करोगे? रिवैल्यूएशन. क्योंकि मेरा एसेट जो 0 था बढ़ के कितना हो रहा है? 1,100. तो जब भी एसेट बढ़ता है क्या होता है? फायदा. कौन से अकाउंट में डेबिट करोगे? रिवैल्यूएशन. हाँ बेटा बोलना. अगेन मैंने क्या बताया भाई? मैंने उसी टाइम अभी बताया. किसी ने बोला वापस वही क्वेश्चन पूछा कि सर P&L क्यों नहीं आया? रिकॉन्स्टिट्यूशन करते वक्त जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं विच आर रिलेटेड टू ईदर प्रॉफिट और लॉस, वो मैं अगर P&L अकाउंट में डाल दूंगा तो P&L अकाउंट में तो बाकी भी सारे ट्रांजैक्शन पूरे साल के रिकॉर्डेड है. तो अगर किसी आदमी को स्पेसिफिकली देखना हो कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या रिवैल्यूएशन हुआ था, क्या उसमें ढूंढने बैठेगा क्या? नहीं. तो इसलिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन, जिसमें सारे प्रॉफिट या लॉस ही रिकॉर्ड होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी P&L में जाना चाहिए था नॉर्मली, बट ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हुआ था कि रिवैल्यूएशन में हमने इसको डाल दिया. इज दिस क्लियर टू यू गाइज? लॉजिकली कन्विंस्ड हो? लॉजिकली आ गया? ओके. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, बिफोर एंडिंग दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट वाला पार्ट,
आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आए, किसका क्वेश्चन आए? जर्नल एंट्री। ध्यान से देखना, जब भी आपके पास जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आए, ओके, मैंने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ 5 ही एडजस्टमेंट होंगे, याद है? अभी बताया मैंने आपको, किसके रिगार्डिंग? टोटल 5 ही हैं। एक है आपका पीएसआर, क्या है बेटा? पीएसआर। एक है आपका गुडविल, है कि नहीं? अब मैंने कहा उसके बाद एक है तुम्हारा रिवैल्यूएशन, क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन। एक है तुम्हारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है? अभी अपन ने रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट कवर कर लिया, ठीक है, अच्छे से, और सारे बाकी एडजस्टमेंट जो इसके रिस्पेक्ट में आ सकते हैं। मैंने कहा पीएसआर की कोई एंट्री तो आती नहीं है, सिर्फ वर्किंग नोट आता है। गुडविल की एंट्री आती है कि नहीं आती? आती है। तो अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन भी आ जाए तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि एंट्रियां किस किस की मारी जाती है। अकाउंट में तो एक्सपर्ट हो। अब मैंने कहा रिवैल्यूएशन की एंट्री कितनी आती है? मैंने कहा अभी क्लोज किया, 3 ही एंट्री मारेंगे हम। कितनी एंट्री मारेंगे? 3। 1 इज फॉर द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट, 1 इज फॉर द लॉस एंड 3rd इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और जैसे मैंने कहा मुझे लॉस हुआ तो पहली एंट्री मारी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब मेरे को जितने भी लॉसेस हो गए, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। मेरा डेटर का अमाउंट कम हो गया, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। यस कि नो? मैंने कहा जब प्रॉफिट होगा तो मैंने कहा प्रॉफिट कब होगा? या तो लायबिलिटी कम होगी या मेरा एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और वो क्रेडिट किस में होगा? रिवैल्यूएशन। अब ये नुकसान और ये प्रॉफिट दोनों को कंपेयर करके फाइनल नेट प्रॉफिट या नुकसान निकलेगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री मारेंगे डिपेंडिंग ऑन प्रॉफिट और लॉस। तो आप रिवैल्यूएशन को 3 ही एंट्री में क्लोज कर देना, अलग अलग एंट्री मत मारना हर इंक्रीज और डिक्रीज की। यस कि नो? अब सुनो, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है इसको अपन सेपरेट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? डेट अनाउंस हो जाएगी, कैपिटल एडजस्टमेंट अलग से कवर करेंगे। आज आप लोग घर जाके जो भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो। यस, ऑब्वियसली उसमें पीएसआर का आपको थोड़ा सा इशू ऑलरेडी जो नॉलेज है यूज करनी पड़ेगी, गुडविल की आपकी जो ऑलरेडी नॉलेज है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। बट यस, मोस्ट ऑफ द बड़े क्वेश्चन में आपको बार बार पीएसआर निकालने को नहीं बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? चलो गाइस, थैंक यू।